हाय। सो दिस इज सी सेट क्लास नंबर 11। आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर एंड पार्टनरशिप। सी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन के हमने फॉर्मूलेज देखे, डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो क्या होता है, क्लासिफिकेशन, रेशियो के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे एड्रेस किया जाता है, कैसे अप्रोच किया जाता है, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट क्लास में देखे थे। अभी हम पढ़ते हैं मिक्सचर और पार्टनरशिप। सी, ये जितने भी बेसिक न्यूमरेसी के हैं ना, ये वन बाय वन हम सारे कवर कर रहे हैं। आज जैसे 9 क्लासेस में हमने 9 टॉपिक्स कर लिया, इन नेक्स्ट 9 क्लासेस अपना ये सारा चीजें कंप्लीट हो जाएगा। अवर टारगेट इज मार्च अप्रैल, इस 2 महीने में ये जितना भी सी सेट का बेसिक है ये सारी चीजें हम अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ऐसा होता है कि बस एक बार नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आरसी कैसे अप्रोच करना है, उसके बाद इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो दैट इज वाई हम डेली एक आरसी का पैसेज पिक कर रहे हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा आपको अपने एंड पे सी सेट में टाइम इन्वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। बस ये क्लासेस डेली 30 मिनट्स का वीडियो देखो, सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। मार्च और अप्रैल में, मई के मंथ में हम ये सारे टेस्ट पेपर्स लगा लेंगे। 66 प्लस मार्क्स में कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली। ओके, सो जस्ट बी रेगुलर, दैट्स ऑल। सो आज जैसे अब अपन पढ़ते हैं रेशियो के बाद दिस इज मिक्सचर एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप होता है जब जैसे दो लोग मिलके काम कर रहे हैं, इन दो लोगों ने कुछ, इसने कंट्रीब्यूट किया, कुछ बी ने कंट्रीब्यूट किया, दोनों ने कुछ वर्क डिवाइड किया, कुछ कंट्रीब्यूशन किया वर्क में, वर्क से इनकम हुआ। अब इस इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अकॉर्डिंग टू वर्क कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो प्राइमरली पार्टनरशिप मिक्सचर, इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा दो एंटिटी होती है जो कलेक्टिवली मिलके काम कर रही है या कोई नया प्रोडक्ट बना रहा है, दो चीज मिक्सचर हो रहा है और उसके बाद फिर उसके एंड प्रोडक्ट में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से अपन पार्टनरशिप और मिक्सचर पे वर्क करते हैं। फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में इसकी लैंग्वेज समझना जरूरी है। सो व्हेन टू और मोर पर्सन्स मेक एन एसोसिएशन टू इन्वेस्ट मनी टुगेदर फॉर रनिंग अ सर्टेन बिजनेस, देन इस एसोसिएशन को पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप्स और ये म्यूचुअली पार्टनर्स कहलाते हैं। सिंपल पार्टनरशिप क्या होती है? व्हेन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर ऑफ द सेम पीरियड ऑफ टाइम। दोनों ने से 12 महीने दोनों ने काम किया, तो दोनों ने बराबर बराबर से काम किया, 12 मंथ्स ऑफ टाइम। तो इसमें जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो भी उनके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रेशियो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इस चीज को एग्जाम्पल से देखते हैं। तो सिंपल पार्टनरशिप में क्या हुआ, दोनों पार्टनर ने इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम पर वर्क किया, सेम पीरियड ऑफ टाइम पर वर्क किया। सपोज ए और बी है, ए ने पी रुपी इन्वेस्ट किया, बी ने क्यू रुपी इन्वेस्ट किया फॉर अ ईयर। सी, टाइम सेम है बिजनेस में, तो एट द एंड ऑफ द ईयर शेयर ऑफ ए वर्सेस शेयर ऑफ बी, दिस पार्टनरशिप में रेशियो क्या होगा, जितना इसने पैसा ए ने इन्वेस्ट किया है और जितना बी ने किया है। तो जो पैसा ए ने इन्वेस्ट किया, जो पैसा बी ने इन्वेस्ट किया पार्टनरशिप में, उसी के अकॉर्डिंग ये पार्टनरशिप होती है, पी इज टू क्यू। कंपाउंड पार्टनरशिप क्या होती है? व्हेन इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर ऑफ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ए ने से 6 महीने किया, बी ने 9 मंथ्स किया, तो टाइम डिफरेंट है, तो वो कंपाउंड पार्टनरशिप हो गई। इक्विवेलेंट कैपिटल्स आर कैलकुलेटेड फॉर अ यूनिट ऑफ टाइम एंड द प्रॉफिट और लॉस इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड इन्वेस्टमेंट। तो पहले टाइम सेम था, अभी टाइम अलग हो गया है, तो अब अपन को टाइम और कितना इन्वेस्टमेंट किया है दोनों को यहाँ पे फैक्टर इन करना पड़ेगा। तो ये हो गया कंपाउंड। कितना आसान है। जैसे कि सपोज ए और बी है, ए ने पी रुपी इन्वेस्ट किया, बी ने क्यू रुपी इन्वेस्ट किया। तो देखो दोनों ने पैसे अलग अलग किए, पहले भी अलग अलग था, बट अब टाइम डिफरेंट है। पहले दोनों ने 12 मंथ्स किया था, अब ए ने एक्स मंथ है, बी ने वाई मंथ किया। बस हमको इसका रेशियो निकालना है, तो इनका इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट टाइम एक यूनिट बनाते हैं, जैसे पी रुपी इन्वेस्ट किया फॉर एक्स मंथ, तो ए का कंट्रीब्यूशन हो गया पी इंटू एक्स। बी ने किया क्यू रुपी फॉर वाई मंथ, तो बी का कंट्रीब्यूशन हो गया क्यू इंटू वाई, पी एक्स इज टू क्यू वाई। तो ये शेयर हो जाएगा ए और बी का, वेरी इजी। अब एक होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, बिजनेस को से कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो एक्चुअली एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो वो एक्टिव पार्टनर हो गया, जो मैनेज कर रहा है बिजनेस।
स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जिसने केवल पैसा लगाया है, वो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में, मैनेजमेंट में नहीं है, बस उसने मनी इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो हो गया स्लीपिंग पार्टनर। अब ये तो हो गया थ्योरी। तो सी मैथ्स में थ्योरी कुछ होता नहीं है। व्हाट इज पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनरशिप, कंपाउंड पार्टनरशिप। मैथ्स में जो सब चीज होता है वो होता है एप्लीकेशन। तो अपन बहुत सारे अब एग्जांपल्स देखते हैं वन बाय वन। 3 पार्टनर्स हैं, बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने 80,000 रुपीज में। एंड ऑफ द ईयर रिसीव हुआ 3 पार्टनर में, पहले को 1800, दूसरे को 3000 और थर्ड को 4800। सो यू हैव टू टेल द फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेकेंड पर्सन। इसका क्या इन्वेस्टमेंट है हमें ये दिखाना पड़ेगा। प्रॉफिट जिस रेशियो में मिला है उसी रेशियो में इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या है? 1800, 3000, 4800। दिस इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमेशा इन्वेस्टमेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग होता है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो है वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या हुआ? 1800 is to 3000 is to 4800। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, 3 is to 5 is to 8। अब रेशियो में हमने पढ़ा है इसका कंट्रीब्यूशन निकालना है बीच वाले का। तो दिस इज 5 अपॉन, इन सबको ऐड करो, 3 + 5 8 + 5 16। तो 5 आउट ऑफ 16 है, 5 आउट ऑफ 16 है। और कितने का पार्ट है? ये पार्ट है 80,000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो 5, बिकॉज 3000 वाले का निकालना है, दिस इज 5 अपॉन 16। दिस इज द परसेंटेज ऑफ रेशियो ऑफ बी, दैट इज 3000 रुपीज आउट ऑफ 80,000। तो इसको 80,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैथ्स बहुत ईजी होता है। इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि वो क्या पूछा है, क्या लिखा है। हमें ये चीज समझ में आ जाती है तो उसको बस मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है एंड यू विल गेट द आंसर। 5 by 16 of 80,000 is 25,000। So this is the investment of this second person। ये भी बहुत आसान है। एक बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 से। आफ्टर 3 मंथ ए ने बिजनेस किया 25,000। 3 महीने बाद बी ने ज्वाइन किया विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 38,000। तो व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट? तो सी एज शेयर, बीज शेयर, अगेन रेशियो निकालना है। तो ए का शेयर क्या हुआ? 25,000 इन्वेस्ट किया और हाउ मच टाइम? फॉर से 12 मंथ्स, बिकॉज ये पूरे साल भर एक्टिव रहा है। ए ने स्टार्ट किया था 25,000 किया था, पूरे साल भर तक इसका पैसा लगा रहा। 25,000 इंटू 12। बी ने 3 महीने बाद स्टार्ट किया तो इसने 12 महीने इन्वेस्ट नहीं किया, इसने 12 माइनस 3 मंथ्स इन्वेस्ट किया, मतलब केवल 9 महीने ही इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया है? 30,000 रुपए। तो 30,000 इंटू 9 दैट इज दिस। तो ये आ जाएगा 25,000 इंटू 12 लिखो, 30,000 इंटू 9 लिखो, सिंप्लीफाई करो, 10:9 इज द रेशियो। 25,000 इंटू 12, 30,000 इंटू 9 डिवाइड करो, रेशियो करो, 10:9 इज द रेशियो। अब ए का शेयर कितना है? तो शेयर कैसे निकालते हैं? 8 इज 10 और टोटल कितना हो रहा है? 10 + 9 और आउट ऑफ कितना हो रहा है? 38,000, क्योंकि टोटल इन्वेस्ट प्रॉफिट 38,000 है। तो हमने रेशियो निकाला इन्वेस्टमेंट टाइम ए का और बी का, वो आया 10:9। अब ए का शेयर कितना हुआ? 10 अपॉन 10 + 9 इंटू दिस 38,000। सो दिस इज 20,000। ओके, सो दिस इज लाइक दिस। अब एक न्यू प्रोडक्ट है, बाय मिक्सिंग 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स इन अ सर्टेन रेशियो, उसको बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ दोज पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट, मतलब जैसे मिल्क है, वाटर है, मिला दिया, दिस इज मिक्सचर। तो ये बन गया एक उन दोनों इंग्रेडिएंट का मिक्सचर। मिक्सचर में जो चीजें होती है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मिल्क और वाटर हुआ, सैंड और सॉइल हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजों का मिक्स हुआ है, एनीथिंग। जो भी 2 इंग्रेडिएंट का सर्टेन रेशियो में मिक्सचर हो रहा है, कीवर्ड क्या है? एक फिक्स्ड रेशियो, सर्टेन रेशियो में, दैट इज कॉल्ड दोज पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का मिक्सचर। अब मीन वैल्यू ऑफ द मिक्सचर कैसे फाइंड करें? व्हेन द प्राइसेस ऑफ द इंडिविजुअल आइटम्स बीइंग मिक्स्ड टुगेदर, प्रपोर्शन इन विच दे आर बीइंग मिक्स्ड आर गिवन। एक्चुअली क्या होता है, 2 डिफरेंट क्वांटिटी है, 15 रुपए किलो का राइस है, एक 20 रुपए किलो का राइस है। इन दोनों का 3 किलो, इसका 5 किलो हमने मिक्स कर दिया। अब जो फाइनल प्राइस बन रहा है वो क्या मीन बन रहा है? इस तरीके के सवाल आते हैं। तो डिटरमाइन करना है मीन वैल्यू मिक्सचर की, प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स बीइंग मिक्स्ड टुगेदर, प्रपोर्शन इन विच दे आर बीइंग मिक्स्ड आर गिवन। जैसे हमने बोला ना 3:1 में 15 रुपए किलो राइस, एक 20 रुपए किलो राइस को मिक्स कर दिया। अब फाइनल जो मिक्सचर बना उसका क्या प्राइस है? ओके, सो हियर द वैल्यू ऑफ द मिक्सचर इज ऑलवेज हायर देन द लोवेस्ट वैल्यू, लोअर देन द हायर वैल्यू ऑफ द आइटम्स बीइंग मिक्स्ड। कितना ऑब्वियस है। जैसे एक 20 kg का राइस है, एक 15 kg का राइस है, इन दोनों को आप मिलाओ तो जो फाइनल क्वांटिटी का जो राइस होगा
वो 15 किलो से तो उसकी कीमत ज्यादा ही होगी और 20 से भी कम होगी, इन दोनों के बीच में होगा ऑब्वियसली, यही लिखा है। मिक्सचर जो होगा वो हायर होगा लोवेस्ट वैल्यू से, लोअर होगा हाईएस्ट वैल्यू से ऑफ द आइटम्स बीइंग मिक्स्ड, दिस इज कॉल्ड मिक्सचर। अब इसी का एक फॉर्मूला आ जाता है। तो एक रूल होता है, रूल ऑफ अलिगेशन, इफ टू क्वांटिटीज आर इन अ रेशियो देन क्वांटिटी ऑफ चीपर, क्वांटिटी ऑफ डियरर, चीपर मतलब क्या होता है सस्ता, डियरर मतलब क्या होता है महंगा, तो क्वांटिटी ऑफ चीपर क्वांटिटी ऑफ डियरर होगा सीपी ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। अब ये तो फॉर्मूला है, अपन इसका एप्लीकेशन देखते हैं। देखो, जब भी ऐसा रिलेशनशिप लिखना होता है ना, सबसे बीच में क्या आता है, बीच में आता है मीन प्राइस, तो सबसे बीच में आप मीन प्राइस लिख दो, मतलब जो फाइनल दोनों को मिलाने से मिक्सचर से जो प्राइस बनी है वो मीन प्राइस है, उसको बीच में लिख दो। हमेशा अपन इधर से, जैसे राइटिंग भी अपन लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं ना अपन, हिंदी इंग्लिश सब में, तो ऐसे ही बढ़ना है, कॉस्ट चीपर से डियरर की तरफ जाना है अपने को, फ्रॉम दिस, ओके। बीच में आती है मीन प्राइस, तो हमेशा लेफ्ट में क्या होगा, चीपर से डियरर की तरफ जाना है, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट क्वांटिटी ऑफ चीपर, जो सस्ती चीज है वो यहाँ लिखेंगे, फिर मीन आएगा, फिर जो महंगी चीज है वो राइट में लिखेंगे। तो हमेशा ये फ्लो याद रखना है, चीपर मीन प्राइस और डियरर, चीपर मीन प्राइस और डियरर, सीएमडी, चीपर मीन प्राइस और डियरर, सस्ता बीच का और ये महंगा, ऐसे करके लिख दो। अब ये जो बीच की प्राइस है उससे ये प्राइस बड़ा है ना, तो y माइनस एम इधर लिख दो, बिकॉज ये पॉजिटिव नंबर ही लाना है हमें, y माइनस एम यहां लिख दो। अब ये जो मीन प्राइस है वो चीपर प्राइस से तो बड़ा ही होगा, पॉजिटिव ही लाना है, तो यहाँ m माइनस एक्स लिख दो, ओके। तो सबसे पहले चीपर मीन प्राइस डियरर प्राइस, इधर पॉजिटिव लाना है, मतलब डियरर माइनस मीन प्राइस यहाँ हो गया, इधर भी पॉजिटिव लाना है, मतलब मीन माइनस चीपर यहाँ पे हो गया। तो बस यही फॉर्मूला याद रखना है, इससे सारे सवाल हो जाते हैं, मीन प्राइस चीपर डियरर y माइनस एम एंड m माइनस एक्स। तो चीपर क्वांटिटी और डियरर क्वांटिटी का क्या रेशियो होता है, y माइनस एम इज टू m माइनस एक्स, मीन प्राइस m इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। ये बस याद रखना है, इसको आगे अपन सवाल में और देखते हैं। तो ये इस तरीके से ये जो मिक्सचर के सॉल्यूशन है वो आ जाते हैं। अब एक और फॉर्मूला आता है, एक कंटेनर है उसमें x यूनिट लिक्विड है और उसमें से y यूनिट आपने बाहर निकाल लिया और उसकी जगह पानी डाल दिया। अक्सर सवाल ये आता है कि एक वाइन की बोतल है, उससे कुछ 200 ml वाइन निकाल लिया और उसमें वाइन में फिर आपने डाल दिया पानी। तो इस तरीके से आपने इसे 2 टाइम्स किया, 3 टाइम्स किया, तो जो वाइन है वो तो क्वांटिटी कम हो रही है ना, डाइल्यूट होती जा रही है, वाटर रिप्लेस हो रहा है उधर। सो इफ अ कंटेनर में x यूनिट लिक्विड है, उससे y यूनिट बाहर निकाल लिया और पानी डाल दिया, n ऑपरेशंस हो गए, तो जो बचेगा प्योर लिक्विड, मतलब वाइन कंटेनर में कितना होगा, उसका फॉर्मूला होता है, वाइन कितनी थी, x थी, 1 माइनस y क्वांटिटी हर बार बाहर निकाल रहे हैं, y अपॉन एक्स टू द पावर n, ये x 1 माइनस y अपॉन एक्स टू द पावर n, ये फॉर्मूला अक्सर काम आता है, इजी हो जाती है इससे चीजें, तो ये याद रखना है। जैसे एक 125 लीटर की वाइन की बोतल है, 25 लीटर वाइन उससे बाहर निकाल लिया और उतना ही पानी डाल दिया 25 लीटर, तो ये यहाँ पे ऐसा हुआ। 25 लीटर ऑफ द मिक्सचर विड्रॉ किया, फिर से सेकेंड टाइम किया और फिर पानी डाल दिया 25 लीटर। अब ऑपरेशन को थर्ड टाइम भी करेंगे, फिर 25 लीटर निकालेंगे, फिर पानी डाल देंगे। तो अब बताओ फाइनली उसमें कितना वाइन बचा, 3 बार हुआ है, तो एन कितना हुआ 3, इनिशियली कितना था 125, y कितना हो रहा है 25, पुट इट हियर 125, 1 माइनस 25 अपॉन 125 अपॉन 3। ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कर सकते हो। 125 लीटर है, 25 लीटर बाहर निकाला तो वाइन कितना बचा 100 लीटर हुआ। अब यहाँ पे रिप्लेस कर दिया उसे पानी से, तो 100 और से 25। अब 100 और 25 में वाइन और वाटर का जो मिक्सचर है से कितना हुआ, ये हुआ 4:1 का रेशियो हो गया। अब जो 25 लीटर नेक्स्ट स्टेज में निकालेंगे तो उसमें 25 लीटर पानी नहीं होगा, उसमें कुछ वाइन का पार्ट भी होगा। वाइन का पार्ट कितना होगा 4/5, तो उसमें से 20 लीटर वाइन होगी, 5 लीटर पानी होगा। अब 20 लीटर वाइन निकल गई, तो अब कितना बचा, वाइन 100 से अब 80 बची और वाटर कितना हो गया, टोटल तो 125 है, तो ये हो गया से 45। अब रेशियो कितना हुआ, तो ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है बट डूएबल है। आइडिया ये है कि इस चीज को अपन इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 1x माइनस वाई अपॉन एक्स पावर एन टू यूनिट लेफ्ट बचेगा वहां पे, ओके। अब जैसे इसको जो अपने फॉर्मूला देखा मीन प्राइस का, उसका एग्जाम्पल देखते हैं।
इन वॉट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 टाइप्स ऑफ राइस कॉस्टिंग, एक 7.5 रुपए पर केजी है, एक 10 रुपी पर केजी है, दोनों को मिक्स कर दिया और जो नया मिक्सचर है उसका प्राइस कितना हुआ 8.25। ऐसे सवालों में अभी हमने क्या देखा, लेफ्ट में क्या होता है, चीपर से डियरर चलते हैं, तो लेफ्ट में चीपर प्राइस, बीच में ऑब्वियसली मीन आएगा और इधर क्या आएगा, डियर आएगा। हमेशा अपन को पॉजिटिव बनाना है तो डियरर माइनस मीन यहां लिख दो, डी माइनस एम, मीन माइनस चीपर इधर लिख दो, तो सीपी ऑफ चीपर, सीपी ऑफ डियरर, बीच में मीन, सीपी ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस माइनस सीपी, यहाँ पे लिख दो। अब इसी वैल्यूज को देखो, यहाँ पे लिखो, चीपर प्राइस कितना था 7.5 रुपए, यहाँ लिखा, मीन कितना है 8.25 बीच में लिखा, 10 डियरर है महंगा है तो 10 यहाँ पे लिखा, पहला पार्ट हो गया। अब ये चीज पॉजिटिव होती है हमेशा, तो 10 अब माइनस 8.25 करो तो ये आ गया 1.75। अब इधर 7.5 माइनस 8.25 नहीं करेंगे, यहाँ पॉजिटिव चाहिए, तो 8.25 माइनस 7.5 करो तो 0.75। तो बस ये फॉर्मूला आ गया, 10 8.25 दिस, तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया, रिक्वायर्ड रेशियो हो गया 1.75 चीपर अपॉन डियरर 0.75, दिस अपॉन दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। तो इस रेशियो में अपन 7.5 और 10 रुपए किलो राइस को मिक्स करते हैं तो फाइनल प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8.25, है ना आसान। बस यही याद रखना है, चीपर मीन डियरर, और यहाँ नीचे पॉजिटिव होना चाहिए, तो डियरर माइनस मीन और यहाँ मीन माइनस चीप यहाँ पे आएगा। ओके, अब और एग्जाम्पल देखते हैं। 3 वेसल है, रेशियो वाटर और मिल्क है 6:7, 5:9 और 8:7 रेस्पेक्टिवली, पानी और दूध का ये रेशियो है। तीनों वेसल का मिक्स कर देते हैं तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब लेट अस अज्यूम जैसे पहला जो वेसल है उसमें 6:7 है, 5:9 है, 8:7 है, तो 1-1 लीटर का मान लेते हैं अपन। तो उसमें वाटर का प्रोपोर्शन क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था रेशियो 6:7 है, तो क्या होता है, ऊपर 6 लिखो, नीचे 7 और 6 का टोटल 13 लिखो, तो वाटर कितना हुआ 6/13। अब ये वाटर और मिल्क का रेशियो था, सिमिलरली मिल्क का क्या होगा, 7 ऊपर लिखो, 6 + 7 नीचे डिनोमिनेटर में, तो 7/13, ये फर्स्ट वेसल आ गया। सेकेंड में 5:9 रेशियो है, तो 5/14 फर्स्ट, 9/14 सेकेंड। थर्ड 8:7 है, तो 8/8 + 7 15 वाटर, और 7/8 + 7 7/15, दिस इज मिल्क। बस वाटर और मिल्क आ गया, रेशियो निकालना है अपन को। रेशियो क्या होगा, टोटल वाटर अपॉन टोटल मिल्क, दिस प्लस दिस, ये तीनों को जोड़ लो तो टोटल वाटर आ गया, ये तीनों को जोड़ लो तो टोटल मिल्क आ गया। और रेशियो क्या निकालना है, वाटर और मिल्क का। जस्ट एड इट, यू विल गेट दिस 3699 अपॉन दिस, सो दिस इज द रेशियो। वेरी इजी। आइडिया इज मैथ्स में जो भी लिखा है उसको आप, जो भी लैंग्वेज में लिखा है उसको मैथ्स में कन्वर्ट कर लो, विजुअल्स बना लो, फिर उसके बाद चीजें आसान हो जाती है। जैसे ये आप ये टैबुलेट बनाओगे ना, ये आसान हो जाएगा, वाटर और मिल्क का ये रेशियो। ओके, अगला सवाल देखते हैं। Mixing two quantities of pulses in the ratio 2:3 and selling the mixture at the rate of 22 per kg। दो दालें हैं, पल्सेज है, 2:3 के रेशियो में मिलाया और मिक्सचर को 22 रुपए पर किलो में बेच दिया। शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% और 10% का फायदा भी हो गया, प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट ऑफ द स्मॉलर क्वांटिटी 14 है, कॉस्ट ऑफ पर केजी लार्जर क्वांटिटी क्या होगी। अब इसका तो अपन ने एक फॉर्मूला भी देखा था, चीपर मीन डियरर, यहाँ लिखो 14, यहाँ लिखो 22, और यहाँ पे डियरर पूछा है ना, लार्जर क्वांटिटी की कॉस्ट, इसको एक्स मान लो, और रेशियो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2:3। सॉल्व कर लो इसे, क्वालिटी 2:3 में मिक्स करना है अपने को, तो क्या हो जाएगा, दिस रेशियो हो जाएगा 2:3, x माइनस 22 दिस, 22 माइनस 14, दिस रेशियो इज 2:3। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा अपन नॉर्मल मैथ से करते हैं। रेशियो 2:3 है, स्मॉलर क्वांटिटी 14 kg है, लार्जर x kg हो गया। कॉस्ट प्राइस निकालो, जैसे 2:3 था, स्मॉलर क्वांटिटी 14 इंटू 2 28 रुपये की आई, और 3 5 किलो का अज्यूम कर लेते हैं बिकॉज 2 और 3 का रेशियो है, तो लेट अस अज्यूम, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। एलसीएम जो भी होता है ना रेशियो में, उतनी ही क्वांटिटी मान लेनी चाहिए। ये 2:3 है तो एलसीएम 5 है, तो लेट अस अज्यूम 5 किलो दाल है, 2 पार्ट ये हो गया, 3 पार्ट ये हो गया। तो सी लार्जर दिस, अब यहाँ पे देखो स्मॉलर 14 है, लार्जर x है, तो ये 14 इंटू 2 x इंटू 3, तो CP ऑफ 5 kg ये आ गया। SP ऑफ 5 kg निकाल लेते हैं, वो 22 रुपये पर kg है, 5 रुपए का 110 हुआ। प्रॉफिट परसेंट 10% दिया हुआ है, बस फॉर्मूला आ गया, SP माइनस CP दिया है,
SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 इज प्रॉफिट परसेंटेज। लास्ट क्लास में देखा था ना रिवीजन, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 दैट इज परसेंटेज। तो बस पुट करो x24 आ गया। तो आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डायरेक्ट अगर कुछ भी नहीं आता बेसिक सही है तब भी आप आसानी से सारे सवाल कर सकते हो। अब जैसे अल्कोहल और वाटर है 4:3 का रेशियो है, 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, रेशियो बन गया 4:5। तो आप बताओ क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल गिवन मिक्सचर में क्या होगी। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लेट इट बी x, रेशियो x का है। तो अल्कोहल 4x हुआ, वाटर 3x हो गया, अल्कोहल 4x वाटर 3x। अब अल्कोहल और वाटर दिया हुआ है, अब इसका नया रेशियो क्या होगा, अल्कोहल तो उतना ही होगा, 5 लीटर पानी ऐड कर दिया तो वाटर 3x प्लस 5 हो गया। तो 4x अपॉन 3x प्लस 5 दिस इज रेशियो इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। बस सॉल्व इट, x इज इक्वल टू 10 लीटर, वेरी इजी। सम ऑफ 427 है डिवाइडेड अमंग A, B एंड C। 3 times A's share, 4 times B's share, 7 times C's share are all equal। तो आप बताओ शेयर ऑफ C क्या होगा। जब भी ऐसी चीजें होती है लेट अस अज्यूम इट से रेशियो क्या दिया हुआ है 3A 4B 7C, ये सब क्या है बराबर है, मतलब 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 7C, दीज आर ऑल आर इक्वल। क्या लिखा है देखो 3 times A 4 times B 7 times C सब इक्वल है। तो सब इक्वल है तो लेट अस से दिस इज अ कांस्टेंट K, 3A is equal to 4B is equal to 7C is K। अब बिकॉज 3A is equal to K तो A कितना हुआ K/3, B कितना हुआ K/4, C कितना हुआ K/7। A B C की वैल्यू आ गई, A is to B is to C कर लो, रेशियो K कैंसिल हो जाएगा तो अब बचेगा इनका एलसीएम निकालो और 328 कितने टाइम्स जा रहा है उसके अप्रोक्स इसको रिवर्स कर दो, जैसे 347 है इसका एलसीएम निकालो, 3 का जितने टाइम्स एलसीएम में जा रहा है वो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा तो ये आएगा 28:21:12 बिकॉज देखो 347 एलसीएम क्या होगा इसका एलसीएम हो जाएगा 4 into 3 12 और 4 into 3 12 और 84 इसका एलसीएम आ जाएगा, 84 इसका एलसीएम आ गया। अब के मतलब 3 कितने टाइम्स जा रहा है 28 टाइम्स तो ऊपर 28, 4 कितने टाइम्स जा रहा है 21 तो ऊपर 21, 7 कितने टाइम्स जा रहा है 12 तो ऊपर 12। तो दिस इज द रेशियो A is to B is to C। अब रेशियो पता हो गया, हमें C का शेयर निकालना है, C का इसका शेयर निकालना है। तो शेयर कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर में 12 डिनोमिनेटर में 28 प्लस 21 प्लस 12 इनटू टोटल कितना था 427 का प्रॉफिट, तो 427 का 12 अपॉन दिस टोटल सम दैट इज 61 तो ये आ जाएगा 84, वेरी इजी। एक डॉग है 3 लीप्स ले रहा है फॉर एवरी लीप्स ऑफ अ हेयर। इफ 1 लीप्स ऑफ द डॉग इज इक्वल टू 3 लीप्स ऑफ द हेयर द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द डॉग टू दैट ऑफ द हेयर इज, स्पीड टाइम भी इजी होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस एक फॉर्मूला याद है आपके सारे सवाल हो जाएंगे, स्पीड मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया कितने टाइम पे किया। अब देखो मैथ्स में कन्वर्ट करो इसे, पहला क्या लिखा है 3 लीप्स है डॉग के, 5 लीप्स है हेयर के, तो दिस इज 3 इंटू डॉग का जो एक स्टेप है, सेकंड क्या लिखा है 1 लीप ऑफ द डॉग इज इक्वल टू 3 लीप्स, तो डॉग का एक स्टेप हो गया 3 स्टेप खरगोश का, और जितनी देर में खरगोश 5 स्टेप ले रहा है डॉग ले रहा है 3 स्टेप, है ना, डॉग का 3 स्टेप और एक डॉग का स्टेप 3 स्टेप के बराबर था हेयर का, तो इधर स्टेप में आप लिख दो 3 हेयर स्टेप, तो 3 इंटू 3 मतलब 9, एक डॉग का जितनी देर में स्टेप ले रहा है उतनी देर में हेयर को 9 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। कैसे किया हमने, पहले क्या लिखा था 1 लीप ऑफ डॉग इज इक्वल टू 3 लीप्स, पहला ये इक्वेशन बनाया, फिर ये लिखा था डॉग का 3 लीप बराबर है 5 लीप ऑफ हेयर का, तो डॉग का 3 लीप 5 लीप ऑफ हेयर है, तो यहाँ 3 स्टेप्स है ना, 3 स्टेप्स है और इसको मल्टीप्लाई बाय अपन ने 3 हेयर स्टेप किया, ओके, डॉग का 3 स्टेप के बराबर है, ओके, तो दिस विल कम टू 9 हेयर स्टेप। नहीं यहाँ पे हमें इक्वल करना था ना, तो देखो इसको फिर से देखो, यहाँ क्या लिखा है इफ 1 लीप ऑफ द डॉग इज इक्वल टू 3 लीप्स ऑफ द हेयर, तो हमने यहाँ पहली इक्वेशन बना ली 1 डॉग स्टेप मतलब 3 हेयर स्टेप, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या लिखा है हर 5 स्टेप ऑफ हेयर में 3 स्टेप डॉग के हैं, तो हेयर जब 5 स्टेप ले रहा है तो डॉग ले रहा है 3 स्टेप, बट ये डॉग के 3 स्टेप कितने हेयर स्टेप के बराबर है, एक स्टेप 3 के बराबर था तो 3 बराबर होगा 3 इंटू 3 9 हेयर स्टेप। आइडिया ये था, हमने रेशियो देखा था ना सेम चीजों का होता है,
तो स्टेप्स या तो दोनों डॉग के होने चाहिए या दोनों हेयर के होने चाहिए. सो दैट इज वाई डॉग अपॉन हेयर दैट इज 9/5. हमने डॉग को भी खरगोश के बराबर किया, इधर भी दोनों बराबर बराबर सेम यूनिट में किया, तभी अपन इसका कंपैरिजन रेशियो निकाल पा रहे. तो इस इक्वेशन से दोनों को इक्वेट किया तो ये 9/5 आ गया. ओके, अब ये बताओ, ए और बी इन्वेस्ट कर रहे हैं 8,000 9,000 बिजनेस में. 4 मंथ बाद ए विड्रॉ कर लेता है हाफ ऑफ इट्स कैपिटल, मतलब 8,000 में से 4,000 निकाल लिया. 2 months later बी विड्रॉज 1/3 ऑफ इट्स कैपिटल, मतलब 3,000 निकाल लिया. व्हाट रेशियो शुड शेयर द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर. सी, ए और बी दिया हुआ है. अब अपन साल भर में उनका कितना पैसा लगा बस ये देख लेते हैं. पहले 8,000 रुपए 4 मंथ बाद निकाला आधा, मतलब शुरू के 4 महीने 8,000 लगे थे. तो ए का इन्वेस्टमेंट 8,000 था फॉर 4 months, 8,000 इंटू 4. बी का इन्वेस्टमेंट था 9,000 फॉर से ए विड्रॉस हाफ एंड 2 months लेटर, मतलब आफ्टर 4, मतलब 6 months लेटर ए के विड्रॉवल के बाद 2 महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद बी ने 1/3 पैसा निकाला. तो शुरू का जो 9,000 था 4 महीने प्लस 2, 6 महीने तक 9,000 रुपए लगे रहे, तो 9,000 इंटू 6. बाकी का जो टाइम था से 8 महीने का, तो 4,000 रुपए उसने जो बचे 8,000 से आधा निकाला वो 8 महीने तक था. इधर जो बाकी के 6 मंथ्स थे वो बचे केवल 1/3 निकाला, तो 6,000 था. तो 32:45 इज द आंसर. 32:45 इज द आंसर. ओके, सो इस तरीके से हमें करना है इसका, और मैं प्रैक्टिस सेट शेयर कर दूंगा, उसको एक बार आप क्विकली गो थ्रू कर लेना. अब आरसी देखते हैं. Many people understand the connection between solid waste management and health in terms of the consequences of unattended heaps of dry garbage which became home for flies and other vermin. क्या लिखा है यहाँ पे, दोबारा पढ़ो. कभी ऐसी डिफिकल्टी आ रही है ना पैसेज में, उसका तुरंत हिंदी भी एक बार देख लेना चाहिए, ज्यादा समझ में आ जाता है. Many people understand the connection, लोग समझते हैं कनेक्शन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और हेल्थ में. इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, नतीजे क्या होंगे अगर अनअटेंडेड हीप होगा, सूखे कचरे का जिसपे मच्छर, फ्लाइज, वर्मिन, मक्खियां एटसेट्रा फीड कर रहे हैं, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा. हाउएवर, परंतु देयर इज अनदर एस्पेक्ट दैट इज नॉट वेल अंडरस्टूड. अभी भी एक एस्पेक्ट है जो समझा नहीं गया है. That is, what happens when unscientific solid waste management combines with poor drainage, dumping of untreated sewage into drain, which are meant to carry storm water during rains. तो सी, अगर ये अनट्रीटेड वेस्ट है, ये अगर स्टॉर्म वाटर में चला गया, जो स्टॉर्म वाटर ड्यूरिंग रेन्स है उधर चला गया, अनट्रीटेड सीवेज में चला गया, तो क्या नतीजा होगा, इससे चोक हो जाएगी ड्रेन, स्टैग्नेंट वाटर होगा, मॉस्किटो ब्रीड होगा और स्प्रेड होगा वाटर बोर्न डिसीजेस का. सो दिस इज दिस पैराग्राफ. अब सवाल क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट. अब इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, आपको बताना है बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, क्रिटिकल मैसेज ऑफ द पैसेज, कोई स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म के थ्रू एक मैसेज जा रहा है, वो क्या है. इन इंडिया द ड्रेनेज नेटवर्क्स आर नॉट सेपरेट फॉर सीवरेज एंड स्टॉर्म वाटर. तो क्या ऐसा है कि इंडिया में कोई सेपरेट नहीं, ये तो ऑल आउटराइटली बता रहा है कि हमने कोई प्लानिंग ही नहीं किया, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए. Urban local bodies do not have enough resources, legislative authority to deal with the problem of waste management. अब ये भी मतलब अर्बन बॉडी के पास रिसोर्सेज ही नहीं है. What kind of sentence is that? Solid waste management should be integrated with maintenance of drainage and sewerage network. ये थोड़ा sensible लग रहा है. Bad management of solid waste and sewerage system by our municipality is the reason of drinking water shortage in our country. अभी drinking water कहाँ से आ गया? So the point is, इसका आंसर है सी. सी कितना आसान है, सी. नेक्स्ट, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, ये सब आरसी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, अश्योर करता है पीपल सर्टेन फंडामेंटल राइट. आर्टिकल 25 बोलता है, ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन. ये आर्टिकल 25 में बाकायदा लिखा है. व्हाट पीपल फेल टू नोटिस इज दैट proclamation is prefixed with the word, मतलब conditions applied, subject to public order, morality, health and to other provisions of the part. मतलब FR है but उसमें भी conditions applied है. With said conditions precedent for the legal protection of religious practices of any community. तो इससे क्या होता है, religious practices हैं किसी community के, वो उधर वहाँ पे एक certain restrictions आ जाते हैं. Legal protection है but at that same time subject to public order है. Closing words of this prefatory rider in Article 25 virtually constitute a subordination clause. मतलब fundamental rights हैं but conditions applied.
placing other FR mentioned in part 3 over and above the right to religious freedom. Among those other fundamental rights is the right to equality before law, equal protection of laws, assured at the outset, elaborated in later articles to mean, inter alia, that the state shall not deny equal protection of laws to any person or group of person on the basis of religion alone. तो सी कंडीशंस आ गया. तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसमें भी क्या होता है, दो क्लासेस के बीच में अब कंपैरिजन नहीं होगा, बट विद इन द क्लासेस दे विल बी ट्रीटेड लाइक इक्वल. दिस इज देयर. सो ये चीज है विद इन द क्लास. वहां पे जैसे जो चीज है वो डिफरेंशिएशन हो सकता है, बट अभी इसमें नहीं जाना है. जो आर्टिकल में लिखा है वही समझते हैं अपन. अदर फंडामेंटल राइट इज द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, outset and elaborated in later article to mean state shall not deny, state deny नहीं करेगा equal protection of laws को to any person or group of person on the basis of religion alone. तो मतलब यहाँ पे equal protection की बात है. अब देखो क्या होता है, कई बार आरसी आता है, तो कई बार अगर आरसी हमें फर्स्ट दफे डिफिकल्ट लग भी रहा है ना, तब भी आपको एक बार ऑप्शन जरूर पढ़ने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन की डिफिकल्टी आरसी पे बेस्ड नहीं होती, क्वेश्चन की डिफिकल्टी ऑप्शंस पे बेस्ड होती है. कई बार इजी आरसी के डिफिकल्ट ऑप्शंस बन जाते हैं तो वो डिफिकल्ट आरसी हो जाता है. कई बार डिफिकल्ट आरसी के इजी ऑप्शंस बन जाते हैं तो वो इजी आरसी कहलाता है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस. लॉजिकल इन्फरेंस क्या होगा, स्टेट शैल नॉट इंटरफेयर विद द रिलीजियस अफेयर्स ऑफ द सिटीजन. Religious freedom under the Constitution is open to state intervention. Religious freedom of the citizen is not covered under fundamental right. ऐसा तो है नहीं. Religious practices of any community are immune to state laws. Immune है मतलब state का कोई भी law हो जाए, religious practices में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऐसा भी तो हो नहीं सकता, लॉजिकली नहीं है. ये भी गलत, ये भी गलत. So the right answer is B. रिलीजियस फ्रीडम है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट उसको स्टेट इंटरवेंशन हो सकता है. क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजन. तो ये पार्ट नहीं समझ में आया तब भी हमने आंसर किया. दैट इज वाई फर्स्ट स्टेंस में कभी भी आरसी में गिव अप नहीं करना चाहिए. एक बार आप आरसी पढ़ो, नहीं समझ में आया हिंदी में भी पढ़ो, पर ऑप्शंस जरूर देखो. ऑप्शंस कई बार अगर इजी दिए हुए ना, तो आरसी चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो वो इजी कहलाता है. ओके, सो आज हमने आरसी देखा. इसका मैं कुछ और क्वेश्चन सेट्स अभी शेयर कर दूंगा. इस कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से देखना है. तो आज अपना रेशियो प्रपोर्शन भी हो गया. अब ये सब इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है, टाइम एंड वर्क, नेक्स्ट क्लास में देखें. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.